Hello everyone, welcome to the Exia IAS Academy। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है 22 सितंबर के न्यूज़पेपर में जो रेलेवेंट रह सकते हैं या फिर रेलेवेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो भी एनालिसिस है सिलेबस के मुताबिक है और पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से है। तो उसी हिसाब से हम चीज़ें एनालिसिस कर रहे हैं ताकि जो भी डिस्कशन हो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, एग्ज़ाम के साथ रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट रहे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का फॉर ऑल द जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे और इंटीग्रेटेड गाइडेंस दिया जाएगा इंक्लूडिंग प्री मेंस एंड इंटरव्यू। बाकी जो भी कोर्स की हाईलाइट है मेंशन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कोई डाउट होता है आपके मन में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो अभी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में अगर जानना चाहे तो क्या है, जो आपका माइंड है उसको आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाना। तो एक्सप्रेशन का कई सारा मीडियम हो सकता है, सिर्फ स्पीच ही एक माध्यम नहीं है। स्पीच है, आर्ट है, फिल्म मेकिंग है, सॉन्ग राइटिंग है या फिर आपका लिखने की जो कला है। तो किसी भी आप मीडियम से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आज के सोसाइटी में जो डेमोक्रेटिक नेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोवाइड करती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का हार्ट एंड सोल है। डेमोक्रेसी का जो क्रेडेंशियल है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि एक जो डेमोक्रेसी है वो कितनी हेल्दी है, कितनी स्ट्रांग है और जो पॉपुलेशन है वो कितना फ्री है। तो अभी ये जो आर्टिकल है इसका मेन मुद्दा है द इल्यूशन ऑफ फ्री स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें क्या भ्रम है या फिर क्या इल्यूशन है। तो इसमें स्पेशली किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मिसगाइड किया जाता है, कर्टेल किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो एक काफ़ी कार्डिनल वैल्यू है ऑफ डेमोक्रेसी, उसके ऊपर कई सारी क्वेश्चंस प्री में हो या मेंस में हो पूछी गई है। तो अभी जो इल्यूजन ऑफ फ्री स्पीच है कि हमें लगता है कि हम फ्री स्पीच इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या रहता है, एक भ्रम रहता है। और ये भ्रम कई जो सोर्सेस है उससे पैदा होती है कि जो फ्री स्पीच है हमें लग रहा है कि हम अपने माइंड को स्पीक कर रहे हैं, लेकिन हम अपने माइंड को नहीं, हम जो नैरेटिव क्रिएट की गई है वो हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक समय पे ये था कि जो स्टेट था वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ओवर पावर करता था या फिर स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डोमिनेट करता था और करता है, पहले भी करता था, अभी भी करता है। तो ये तो कंसर्न पहले से ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो आज के समय पे हम देख सकते हैं जो क्या कर रही है, हमारी स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं इल्यूजनरी बना रही है या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज के समय पे जो सोशल मीडिया है या फिर जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको भी इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है या फिर सोशल मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो अभी हम अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, बाय गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो अभी किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अगर मीडिया में गलत इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि जो एक एडवर्टाइजमेंट है किसी भी चीज का, तो सपोज एक जो अनहेल्दी प्रोडक्ट है उसको भी इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है जिससे हमें लगता है कि वो सही है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो
एक इन्फॉर्मेशन की हमें इनपुट चाहिए, वो इनपुट हमें मिलती है और उसके बाद हम जो उसके ऊपर एक धारणा बनाते हैं, अपनी ओपिनियन बनाते हैं, वो हमारा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें एक इल्यूशन है, एक भ्रम पैदा करता है बाय डिफरेंट जो आपके इंस्टीट्यूशंस है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हो या फिर आपकी मीडिया हाउसेज हो या फिर डिफरेंट कंपनी हो जो इंफॉर्मेशन देती है सोसाइटी को थ्रू एडवर्टाइजमेंट, या फिर नेरेटिव शेप करना हो या फिर प्रोपागेंडा फैलाना हो। तो जब हमें सही इंफॉर्मेशंस नहीं मिल पाती है तो उससे हम जो भी मत बनाते हैं वो हमेशा इल्यूशनरी रहता है, हमें भ्रम हो जाता है या फिर हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने गलत इनपुट लेके अपना गलत जो चॉइस है वो हमने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जो वोटिंग करने जाते हैं, हम जिस भी इंसान को वोट करते हैं इन इलेक्शन, किसके बेसिस पे करते हैं? सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही है उसके बेसिस पे करते हैं। दूसरा, जो आपकी न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, जो इन्फॉर्मेशन दे रही है सही गलत, उसके बेसिस पे हम एक इंसान को जज करते हैं, वोट करते हैं। तो अगर किसी एक इंसान के कोई समझ लीजिए नेगेटिव इंसान है या फिर जिसका जो बैकग्राउंड है सही नहीं है, लेकिन उसको मीडिया में बढ़ा चढ़ा के अच्छा दिखाया जा रहा है, तो उससे जब हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, गलत चॉइस में अपना वोट डालते हैं। तो हमें तो लगता है ना कि हमने अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, उसको आपका एक्सरसाइज किया है थ्रू वोटिंग, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो हमारा गलत हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ बैड और रॉन्ग नेरेटिव्स शोन इन अ पॉजिटिव लाइट, जिसको पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है। तो इसीलिए अभी एक डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो इल्यूशन है उसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि फ्री जो थॉट है उसको डेवलप करने की प्रक्रिया को स्कूल में डेवलप किया जाना है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप किया जाना है। जिस चीज़ को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसको सिर्फ उसी पैमाने में नहीं देखना है, उसको क्रिटिकली जो एनालिसिस करना है, एक क्रिटिकल एनालिसिस के ज़रिए उसको देखना ज़रूरी है कि जो मैं देख रहा हूँ खुले आंखों से, क्या ये सच है, क्या इसके बिहाइंड कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं पता है। तो वो चीज़ें आज के समय पे समझनी काफ़ी ज़रूरी है। तो आज अगर सोशल मीडिया भी देखे तो उसका एल्गोरिदम इस तरीके से सेट है कि आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन 2-4 बार देख ली तो सारे जो उस तरीके के आपके नेगेटिव जो आपके समझ लीजिए एक पर्सन है जिसका जो इंसान सही है उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन 1-2 आपने देखी तो बार बार वही गलतियाँ आपको दिखाते रहेगा। तो आपका जो ओपिनियन बनेगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर या फिर व्यक्ति के ऊपर, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। और किसी नेगेटिव इंसान के बारे में 2-4 आपने पॉजिटिव चीज़ें देख ली तो आपको एल्गोरिदम पॉजिटिव ही दिखाते रहेगा, जैसे मानो कि वो ईश्वर के बाद ही दूसरा इंसान है, ईश्वर के नेक्स्ट टू ईश्वर है। तो इसीलिए जो मिथ, जो नैरेटिव, जो इल्यूशन सेट किया जा रहा है बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बाय सोशल मीडिया, बाय आवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ऊपर हमें ध्यान से, गौर से उसको, उसके ऊपर सोच विचार करना, उसको क्रिटिकली देखना काफ़ी ज़रूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो फ्री स्पीच है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय पे अगर देखें तो पावर जिसके पास है वो अपना नैरेटिव बना सकता है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस हाउस है उनके पास पैसे का पावर है, उनके पास पावर है मीडिया का। तो अभी बहुत सारी जो मीडिया हाउस है उसको कौन चलाती है? बाई बिजनेसमैन और बाई पॉलिटिकल लीडर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उस मीडिया में आएगा वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बायस्ड रहेगा, वो जो ऑनर है उसको कभी गलत नहीं दिखाएगा। या फिर कोई अगर ऑनर नहीं भी है, किसी एक चैनल को बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देता है, उसको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो वो क्या करेगा, उसी की बात सुनेगा। वो आपकी या फिर किसी जो वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है या फिर आम जनसाधारण है उसको नहीं सुनेगा।
तो यही चीज इसमें मेंशन की गई है। द डिसाइसिव फैक्टर इज एम्प्लीफिकेशन, कि जो आपकी नैरेटिव है वो एम्प्लीफाई हो जाती है पैसे के दम पे, पावर के दम पे। तो पैसा भी क्या है, पावर ही है। पॉलिटिकल पावर है, वो भी क्या है, पावर ही है। अभी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका इमेज आपका, उसका जो आईटी सेल है वो अगर सही दिखाते रहेगा तो आपको उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं, और आपका जो ओपिनियन है वो हमेशा सही रहेगा। और वो क्या करेगा, जो अपोजिशन पार्टी है उसका सही इमेज को भी गलत ठहराते रहेगा, और बार बार वही चीजें आती रहेंगी। उससे आपका जो धारणा है एक इंसान को लेके, एक इंस्टीट्यूशन को लेके, वो शेप हो जाएगा पॉजिटिवली और निगेटिवली, इन बोथ वे शेप हो सकता है। एंड दैट विल डिसाइड योर एक्सप्रेशन, योर स्पीच। और उसमें क्या रहेगा, इल्यूशन रहेगा, क्योंकि आपके पास इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन नहीं है, पार्शियल इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए आज के समय पे ज़रूरी है कि ये जो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो इसमें हम क्या करें, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करें। तो इसमें कोई भी टॉपिक आप जब पढ़े तो उसका हिस्ट्री भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, कि फ्री स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ डेवलप हुआ था। एंशियंट ओरिजिन है इसका, एथेन में डेवलप हो गया था, क्योंकि एथेंस ही पहला देश है ग्रीक का, जिसमें जो एक सिटी स्टेट था पहले, जिसमें डेमोक्रेसी था, राइट टू फ्री स्पीच थी, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सकते थे। लेकिन उसमें भी क्या थी, आपकी वुमेन को, स्लेव को, ओल्ड एज पॉपुलेशन को ये राइट्स नहीं दिया गया था। इट मीन्स इंक्लूसिवनेस जो था वो नहीं था। और एंशियन एथेंस में भी हम देखते हैं कि जो लीडर्स थे वो काफ़ी चालाक थे, उनके अंदर काफ़ी रिटोरिकल पावर था, मतलब बातचीत की कला, जिससे वो प्रोपागेंडा फैला सकते थे, लोगों का माइंड को मैनिपुलेट कर सकते थे। तो ये जो स्पीच के जरिए लोगों का माइंड का मैनिपुलेशन करना, या फिर लोगों का सोच को मैनिपुलेट करना, ये पुरानी परंपरा रही है, ये पुरानी कला रही है। तो इसके अगेंस्ट क्या करना है, जो सेफगार्ड है, जो सेफ्टी वेल्व है, वो क्या रहेगा, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्री थिंकिंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग टू सी एनी पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, प्रोज एंड कॉन्स, ये सभी चीजें हम ताकि देख सके कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो हम देख सके, और जो नहीं दिखाया जा रहा है वो भी हम देख सके। ध्यान रखिएगा। फिर मेडिएवल समय पे मैग्ना कार्टा आया इंग्लैंड में 1215 में, इससे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच डेवलपमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट का एरा आया, या फिर रेनेसांस का एरा आया, जिसमें आर्ट, लिटरेचर, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। थिंकर्स आए लाइक वॉल्टेयर, जिन्होंने कहा कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, मैं डिसअप्रूव करता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, मैं डिसअप्रूव कर सकता हूं आपकी जो बातें हैं, लेकिन मैं ये हमेशा ही, मैं मरते दम तक ये सपोर्ट करते रहूंगा आपका जो राइट टू से है, कि आप बोलिए। तो आज के समय पे क्या है, जो से है उसको भी दबाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया में कंटेंट मॉडरेशन के नाम पे जो ज़रूरी स्पीच है उनको गायब कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये क्या है, सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। चलिए आगे देखते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो एक चैलेंज है, डिजिटल एल्गोरिदम्स जो है वो एक चैलेंज है जो बायस क्रिएट करती है। गवर्नमेंट का जो रिटेलिएशन है वो एक चैलेंज है, कि गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कुछ भी आवाज़ उठाई, कुछ थोड़ा क्रिटिसाइज किया तो आपके ऊपर केस कर देना। तो उससे क्या है, एक चिलिंग इफेक्ट आता है, लोग बोलने से डरेंगे, कतराएंगे। हेट स्पीच का एक जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। तो अभी हेट स्पीच को कर्टेल के नाम पे जो कंटेंट मॉडरेशन किया जाता है, तो अभी हेट स्पीच को कर्टेल करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ जो नॉर्मल स्पीच है उसको भी कर्टेल कर दिया जाता है, कि ये पर्टिकुलर किसी, अगर आपका कॉरपोरेट या फिर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट को अगर हार्म करता है तो। या फिर ग्लोबल लेवल में भी आप डिस्पैरिटीज देख सकते हैं। चाइना, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना के बराबर है, जो मार्जिनलाइज वॉइस है उनको तो कभी सुनी नहीं जाती है, म्यूट कर दिया जाता है।
माइनॉरिटीज फॉर एग्जांपल, वो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, या फिर माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हो। आज के सोसाइटी में आप देख सकते हैं होमोसेक्सुअल के बारे में, सेक्सुअल कपल के बारे में कोई नहीं सुनता है। तो जो आपकी हेट्रोसेक्सुअल मेजॉरिटी है वो होमोसेक्सुअल की बातों को नहीं समझना चाहती है, नहीं मानना चाहती है, नहीं जानना चाहती है। तो ये भी एक शॉर्ट ऑफ क्या है, आपका सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बाय द सोसाइटी, बाय द मेजॉरिटी ऑफ द हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन टू सप्रेस द होमोसेक्सुअल पॉपुलेशंस। चलिए आगे देखते हैं। बाकी की टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, इसको एक बार आपको देख लेना होगा। आप देख लेंगे तो मैंने बाकी चीजें तो समझाई है, आप समझ जाएंगे इसको देखते ही। नेक्स्ट जो डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन से एक आंसर आपको लिखना होता है। सोशल डायमेंशन से देखें तो द इशू शेप्स सोशल हायरार्की। तो अभी हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्या है कि जो सोशल हायरार्की में टॉप में है उनकी बातें ही सुनी जाती है, बाकी मार्जिनलाइज को साइलेंस किया जाता है, जो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। जो डेमोक्रेसी बेस्ड होती है रूल ऑफ लॉ के ऊपर और राइट टू इक्वालिटी के ऊपर जो बेस्ड होती है। पॉलिटिकली देखें तो गवर्नमेंट जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनी रखती है, सेंसरशिप लगाती है, जिससे आपका जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। लीगल अगर देखें तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो आईपीसी का सेक्शन 124A है, बीएनएस में कुछ 151 और 2 के लगभग कुछ सेक्शन होगा, जो नया आपका भारतीय न्याय संहिता है जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। तो ये सिडिशन का चार्ज क्या है, कभी भी आपके नॉर्मल केसेस में भी लगा दी जाती है। एथिकली देखें तो जरूरी ये होता है कि जो भी मीडिया हाउसेस है उनको बैलेंस करना है ट्रूथ वर्सेस बिजनेस इंटरेस्ट को। तो अभी मीडिया हाउस अगर बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लग जाती है तो इससे जो बड़ा गोल रहता है, सोशल जो गोल रहता है, वो वायलेट होता है। तो ये सभी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। इकोनॉमी में भी देखें तो जो मीडिया है उसको हाईली जो कॉरपोरेट है वो रेगुलेट करती है, जो कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो रेगुलेट करती है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आज के समय पे जो ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म है वो अपने हिसाब से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रूल्स को बनाते हैं, जबकि इसको क्या होना चाहिए, ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं कि क्या करना, प्रमोट करना है, हमें मीडिया डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। जो मोनोपोली है मीडिया का उसको हटाना है, जो नैरेटिव सेटिंग है, प्रोपोगंडा स्प्रेडिंग है, उसको खत्म करना है, और प्लूरलिटी ऑफ वॉइस को प्रमोट करना है। स्ट्रेंथन करना है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को बाय इन्वेस्टिंग इन ऑटोनोमस एंड वेल फंडेड पब्लिक ब्रॉडकास्टर लाइक बीबीसी मॉडल, कि पब्लिक के लिए ब्रॉडकास्ट करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए या फिर कॉरपोरेट हाउस के लिए या फिर कैरिस्मेटिक लीडर के लिए आपकी प्रोपागेंडा चलाती है। मीडिया जो लिटरेसी है उसको एनहांस करना काफ़ी ज़रूरी है, सिटीजन को एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके जो बायस है उसको, और शेप कर सके न्यूज़ को कि कौन सा कंज्यूम करना है, कौन सा कंज्यूम नहीं करना है। जुडिशियल सेफ गार्ड प्रोवाइड करनी काफ़ी ज़रूरी है, जो आपके इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है, जो यूट्यूबर्स है उनको, और रेगुलेट करना है ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरीके से कि जो रेगुलेशन है वो ट्रांसपेरेंट रहे और अकाउंटेबल रहे टुवर्ड्स द सिटीजन, नॉट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और कॉरपोरेट हाउस। तो इसमें एक मेंस का एक मॉडल छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत सोल्यूशन दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रेवोल्यूशंस डू नॉट हैपन जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल स्पेशली नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में आया है, इसमें काफ़ी चीज़ें चर्चा की गई है कि जो रेवोल्यूशन है वो आपका सिर्फ जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसके एग्जिस्ट करने से ही नहीं होता है। रेवोल्यूशंस होने के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी आपकी पूरी होनी ज़रूरी है, और अगर आपका सारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है तो रेवोल्यूशन होने के बाद भी उससे हमें एक खालीपन ही मिलता है, वैकम ही मिलता है, या फिर एक आप देख सकते हैं केओस ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल की अगर बात करें
तो नेपाल में जो पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन ने आपका प्रोटेस्ट किया, जनजी पॉपुलेशन ने, एक तो जो पॉपुलेशन थी उनके पास सभी रीजन थे रेवोल्यूशन के लिए। नेपोटिज्म हो, करप्शन हो, ब्राइबरी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, नॉन इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, या फिर नेपो किड्स का जो लाइफस्टाइल है वो हो, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। तो ये सभी जो आपकी कंडीशंस थी रेवोल्यूशन के लिए ये थी, प्लस जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड था वो भी था बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जिसको बैन करने की कोशिश की गई थी, जो ट्रिगर पॉइंट बन गया था। उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, लेकिन वो एक ट्रिगर पॉइंट रहा जिसने ट्रिगर कर दिया। इसमें नेपाल का जो प्रोटेस्ट रहा जेनजी का, उसमें एक चीज़ को हाईलाइट किया कि सारी इंग्रेडिएंट्स थी जिससे रेवोल्यूशन हो गया, लेकिन एक वैकम उसमें क्या रह गया कि जो आपका प्रोटेस्ट के बाद जो फुलफिलमेंट किया जाना था बाई अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी, दैट वाज लैकिंग इन नेपाल। तो ये लैक हो गया नेपाल में कि आपकी प्रोटेस्ट तो सबने कर दिया, तोड़फोड़ हो गई, गवर्नमेंट को भी हटा दिया, रास्ता खुल गया कि कोई नया गवर्नमेंट आएगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट आएगा किसका? ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी ऑलरेडी प्रेजेंट होनी जो ज़रूरी थी वो नहीं देखी गई, प्लस जो एक आपका लैक ऑफ लीडरशिप था वो भी नहीं देखा गया। या फिर क्या होगा फ्यूचर में आफ्टर ब्रिंगिंग सच शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर। तो वो एक आपका क्या था, वैकम रह गया। तो इसमें डिफरेंट शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में बात की गई है और किस तरीके से डिफरेंट शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशंस सक्सेसफुल रही, फेलियर रही, इनके बारे में भी चर्चा किया गया है। फॉर एग्जांपल यूरोप में देखें तो डिफरेंट जगहों में आपकी क्या है, पीसफुल जो एक आपका चेंज है वो भी इसमें मेंशन किया गया है, और जो वायलेंट चेंज है लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में अप टू 1799, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें भी एक आपका जब जैकोबियन क्लब का खुद वो टायरेंट बन गए और उनका जब कोलैप्स हुआ तो फिर नेपोलियन ने ओवरटेक कर लिया। तो उसमें क्या था, एक रेवोल्यूशन के बाद भी इंस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रही थी। या फिर अगर आप बांग्लादेश में भी देखें तो रेवोल्यूशन के बाद क्या है, एक वैकम देखने को मिला था। तो ये जो वैकम है इसको हमें फिलअप करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके ऊपर ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता है, इंक्लूडिंग ऑल शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन जो है। और इसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो सक्सेस स्टोरी है वो भी बताया गया है कि किस तरीके से जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था 1774 में और 1789 में किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंप्लीट हुआ, और आज तक जो अमेरिका है वो काफ़ी पीसफुल रहा है, इंक्लूडिंग दो आपके मूवमेंट रहे हैं। एक तो स्लेवरी को जो एबोलिशन किया गया इन 1864 एंड देन 1960s में जो आपकी ब्लैक जो राइट्स है, ब्लैक पीपल का जो राइट्स है उसके लिए जो मूवमेंट हुआ था। तो ये जो मूवमेंट्स रही इसमें कंडीशंस फुलफिल थी, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे मूवमेंट को करने के लिए और उसके बाद जो सेटलमेंट के लिए वो सभी मौजूद थी। तो इसीलिए क्या है, जो रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन चेंज को दर्शाता है कि चेंज लाने के लिए रेवोल्यूशन होता है, ड्रास्टिक चेंज। लेकिन वो चेंज आएगा कब, जब उसमें कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स मौजूद रहेंगी, सारी एलिमेंट्स रहेंगी आपका प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेवोल्यूशन फेज। तभी हम सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो टॉपिक है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इन जिस्ट फॉर्म, इन समरी फॉर्म। बाकी इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी ग्रुप में अवेलेबल है, तो उससे आपने डाउनलोड करके आशा करता हूँ पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।